Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this is the fifth lecture on the statistics. So I will do continue from the previous one. We already discussed so many basic concepts related to the data, the classifications of data, primary data, secondary data, representations of the data in tabular form as well as graphical representation. We already discussed all the basic concepts related to the graphical representation like the bar diagrams, histogram diagrams, frequency polygon diagram. Now I am going to take the next most important topic, which is one is what? Central tendency. I hope you will enjoy the complete video. So before to start the video, I request everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end, because this video is going to be more and more interesting, and I definitely sure you will enjoy the whole video. So don't waste our time. Let's come on our first topic. The name of the topic is what? Central tendency. It's very important. It's very easy. कैसे easy है? Look at the board, please. हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी की. सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब बेसिकली आप एवरेज कह सकते हो, और एक ही क्राइटेरिया है टू डिसाइड द परफॉर्मेंस और द स्टेटस. मतलब किसी चीज की परफॉर्मेंस आपको पता लगानी है, उसका स्टेटस पता लगाना है, उसका रिजल्ट पता लगाना है, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट आपको देनी है, तो वो सब चीज किसके थ्रू कर सकते हैं हम? सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. तो सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली डिस्क्राइब करती है द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, जिसके बेस पे आप क्या कर सकते हो? किसी की परफॉर्मेंस डिसाइड कर सकते हो. लेकिन ये एग्जैक्ट मेथड है या नहीं है, वो हमें यहाँ सीखना है. तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए यहाँ पे हम तीन मेथड यूज करेंगे. फर्स्ट मेथड इज मीन, सेकंड मेथड इज मीडियन एंड थर्ड मेथड इज मोड. चाहे आप क्लास 9th में हो, अब आगे जाके आप क्लास 10th में होंगे, फिर 11th में, फिर बीकॉम में, लेकिन ये जो 3 बेसिक टर्म्स है, मीन, मीडियन, मोड, ये आपको 10th में भी मिलेगी, ये आपको 11th में भी मिलेगी, ये आपको बीकॉम में भी मिलेगी. इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते. तो इन टॉपिक को प्लीज लुक एट वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो हम सबसे पहले बात करेंगे मीन की. मीन का दूसरा नाम होता है एवरेज. तो आप एवरेज से भी इसको डोनेट कर सकते हो. फिर हम इसको अर्थमेटिक मीन, तो कहीं से हम इसको अर्थमेटिक मीन लिखते हैं. तो तीनों का मीनिंग क्या है? सेम है. तो डोंट बी कंफ्यूज कि मीन या एवरेज या अर्थमेटिक मीन या डिफरेंट थिंग्स है. नहीं, ये तीनों की तीनों क्या है? सेम थिंग है. सेकंड टॉपिक मीडियन, थर्ड टॉपिक इज मोड. सबसे पहले हम इनका बेसिक क्राइटेरिया, सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशंस को डिफाइन करने से पहले सबसे पहले हम इन तीनों चीज के बारे में एक डिस्कशन करेंगे कि मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं. फिर हम डिसाइड करेंगे कि अब ये परफॉर्मेंस कैसे बताते हैं. आई होप आपको समझ आया. मैं बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा, आपको बहुत एंजॉय करोगे और बिल्कुल इजी आपको ये टॉपिक लगेगा. सो आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो. सो प्लीज मेक अ नोट. आई एम गोइंग टू स्टार्ट बाय टेकिंग द बेसिक एग्जांपल. सो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड. अब मैंने एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक से ही है, ये क्लास 9th की. तो बहुत ही बेसिक एग्जांपल, और मैं कहूँगा इस एग्जांपल को बहुत ही बेस्ट एग्जांपल कहता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिए जाते हैं बहुत ही बेस्ट एग्जांपल दिए जाते हैं. बहुत बार थिंकिंग करने के बाद एग्जांपल दिए जाते हैं. तो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा एग्जांपल है. लुक एट द बोर्ड प्लीज. एग्जांपल क्या दिया गया कि एक टेस्ट लिया गया. टेस्ट में 5 क्वेश्चंस पुट अप किए गए स्टूडेंट्स से. यहाँ हम 2 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, या तो मैं एक अपने आप को मान लेता हूँ और एक आपको कंसीडर कर लेता हूँ. और यहाँ पे मैंने 2 स्टूडेंट्स लिखे हैं, एक मैरी और एक हरी. यहाँ 2 स्टूडेंट्स हैं, मैरी एंड हरी. तो क्वेश्चंस कितने पुट किए गए? 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5. ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स कैरी. तो हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का था. तो टीचर्स ने जब उनकी टेस्ट कॉपीज ली, सपोज करा मैंने जब टेस्ट कॉपीज ली उनकी, और जब चेक करा तो मैंने मार्किंग करी कि मैरी को फर्स्ट क्वेश्चन में 10 मार्क्स मिले, जबकि हरी को 4 मार्क्स मिले. सेकंड क्वेश्चन में मैरी को 8 मार्क्स, हरी को 7. थर्ड क्वेश्चन में मैरी स्कोर 9 मार्क्स, जबकि हरी को 10 मार्क्स. फोर्थ क्वेश्चन में मैरी स्कोर 8 मार्क्स, हरी स्कोर 10 मार्क्स. फिफ्थ क्वेश्चन में मैरी स्कोर 7 मार्क्स एंड हरी स्कोर 10 मार्क्स.
अब वो दोनों स्टूडेंट्स मेरे पास आए और बोले सर ये बताइए कि विच वन इज बेटर, कि मैंने परफॉर्मेंस अच्छी दी या आपने परफॉर्मेंस अच्छी दी। मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ दो स्टूडेंट्स की है, मैरी और हरी, दोनों ने पूछा सर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है या हरी की परफॉर्मेंस। तो मुझे डाउट हुआ कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर बताई जाए। अब मेरे पास ये डाटा आ गया, अब मुझे इनकी परफॉर्मेंस बतानी थी कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो इस परफॉर्मेंस को फाइंड आउट करने के लिए मैंने सेंटर टेंडेंसी की हेल्प ली। अब से यहाँ सेंटर टेंडेंसी के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहला सेंटर टेंडेंसी ने डिफाइन किया मीन। तो मैंने भी क्या किया, मैंने मीन को ही यूज किया। मैंने चेक करना चाहा कि मीन निकालता हूं और बता देता हूं कि किसकी एवरेज अच्छी है। तो सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, मीन की। तो आई एम टॉकिंग अबाउट मीन। आपको पता है मीन का दूसरा नाम क्या होता है, एवरेज। अब हम समझेंगे कि मीन क्या होता है, एवरेज कैसे होता है, उसको कैसे निकालते हो। तो सबसे पहले सिंपल फॉर्मूला क्या होता है मीन या एवरेज का, आप लिख सकते हो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मीन का क्या फॉर्मूला बन गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको कहते हैं मीन। तो ये तो एक इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट वर्ड हो गई। तो हम इसको क्या बनाते हैं, मैथमेटिक्स की टर्म्स में चेंज करते हैं। तो आपको पता है कि मीन और एवरेज को लिखने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, लेटर होता है एक्स और उसके ऊपर एक बार यूज करते हैं, एक्स बार। तो ये एक्स बार इंडिकेट करता है मीन। तो ये एवरेज या मीन को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स बार, BAR बार, एक्स बार इज इक्वल टू, ये क्या है हमारी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन को किससे लिखते हैं, जब हमने मीन को एक्स बार से लिखा तो ऑब्जर्वेशन को लिखते हैं हम, यहाँ हमारे जो ऑब्जर्वेशन है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसको लिखने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर सिंबल एक्स ही यूज करते हैं। लेकिन ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है जिसको नाम दे देते हैं x1, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है इसको नाम दे देते हैं x2, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है इसको नाम दिया x3, ऐसे ये फोर्थ है x4 और ये ऑब्जर्वेशन होगी x5। तो हमारी 5 ऑब्जर्वेशन आ गए। लेकिन जरूरी नहीं है कि 5 क्वेश्चन, हो सकते थे 10 क्वेश्चन पूछे, हो सकते थे 20 क्वेश्चन पूछे। तो उसके लिए हम स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला बनाना था। तो हमने ये बना दिया इसका कि x1 इसका मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, प्लस x2 सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, इस टाइप से प्लस अप टू xn, क्योंकि यहाँ 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10। तो हमने जनरल केस बनाया। जनरल में n का मतलब n में भी एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, डिवाइडेड बाई जितनी टर्म्स हो गई उतनी टर्म से डिवाइड। इसका मतलब यहाँ पे हमारी कितनी टर्म्स हैं, n, तो डिवाइड बाई n। तो ये क्या बन गया, एक आइडेंटिटीज या कह सकते हो ये एक फॉर्मूला बन गया। किसके लिए बन गया, मीन के लिए। अब इस पे अप्लाई करने से पहले मैं आपको इसको थोड़ा और शॉर्टकट में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, अब ये कैसे वो करता है, प्लस 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 मतलब ऐड कर रहे हो, और ऐड करने का एक मैथमेटिक्स में सिंबल होता है जिसको कहते हैं सिग्मा, या कहते हैं उसका नाम समेशन। अब ध्यान से देखिएगा, ये सिंबल होता है, इस सिंबल को क्या कहते हैं हम, समेशन। समेशन भी कह सकते हो, या इसको सिग्मा, सिग्मा भी कह सकते हो, या इसको एडर, एडर भी कह सकते हो, क्योंकि यहां पे हम सबको ऐड कर रहे हैं। अब किसको ऐड कर रहे हैं, है तो सब में x ना, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, उसका सबस्क्रिप्ट चेंज हुआ है कि 1 चेंज हो गया, 2, 3, तो हम यहाँ पे x ही लिखेंगे, और उसका सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहा है, जो चेंज होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे हो गया x i, और यहाँ i की वैल्यू लिखनी होती है। यहाँ पे i की वैल्यू कहां से स्टार्ट है, यहाँ i की वैल्यू 1 से स्टार्ट है, और i की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, n। तो यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा,
n। तो ये किसका लिखने का तरीका है, ये हमने इसको लिखा है x1 प्लस x2 प्लस xn। इतना समझ आ गया। तो ये कुछ और नहीं है, ये क्या है आपका x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn। तो आपको ये चीज समझ आ गई कि जब ये टर्म है x1 x2 xn, इसको हम क्या लिख सकते हैं शॉर्टकट में, ये लिख सकते हैं। तो ये पूरा मीन का एक नया फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, x बार इज इक्वल टू कितना बन गया, समेशन x i की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 1 से n डिवाइड में n। ये किसका फॉर्मूला बन गया, आपका मीन का। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो हम अब जो आप 9th क्लास से 10th क्लास में जाओगे तो आप ये फॉर्मूले यूज करना भूल जाओगे, आपको ये टर्म याद रखनी है। और ये एक ऐसी टर्म है, इस टर्म की हेल्प से आप सारे फॉर्मूले आगे तक बना के जा सकते हो। तो इस टाइप की फॉर्म का माइंड में सेट हो जाती है ना, तो आपको कुछ नए फॉर्मूले जब लिखेंगे वो इमीडिएटली याद होते रहेंगे, क्योंकि उसमें कुछ चेंज नहीं है। हम इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे और नई नई आइडेंटिटीज बनाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। तो सबसे पहले इसको आप नोट करिए, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्लीज मेक अ नोट। चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मीन फाइंड आउट करते हैं किसका, मैरी का। अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इजी है। कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हम मीन फाइंड आउट कर रहे हैं किसका, मैरी का। अब देखिए मीन का फॉर्मूला आपको पता है। अब यहाँ मीन का फॉर्मूला में चेंजेस क्या होगा, आपकी ऑब्जर्वेशन देखिए, कितनी ऑब्जर्वेशन है 5। तो ये मीन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x i की वैल्यू 1 से स्टार्ट है। कितनी ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन है। जितनी ऑब्जर्वेशन है उतनी से इसको क्या करते हैं, डिवाइड। अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जाम में, उसको लिखने का तरीका। इसके बाद यहाँ 5 ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब क्या है, इन सब ऑब्जर्वेशन को आप ऐड कर लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइड बाय कितना हो गया 5। तो अटेम्प्टेशन स्टेप से आपको एग्जाम में करनी है। अब देखिए फर्स्ट x1 मैरी की कितने मार्क्स थे 10 प्लस, फिर सेकेंड क्वेश्चन में 8, थर्ड क्वेश्चन में 9, फोर्थ क्वेश्चन में 8 और फिफ्थ क्वेश्चन में 7 डिवाइड बाय कितना हो गया 5। इसको ऐड करिए, 10 और 8 18, 18 और 9 27, 27 और 8 35 और 42 डिवाइड बाय 5। अब 42 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, 5 8 40, तो आपको ऑन एंड एवरेज कितना मिला 8.4। ये किसका है, मैरी का। अब हमने हरी का निकालते हैं, हरी का मीन निकालते हैं। हरी की फर्स्ट वैल्यू क्या है, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन ही है। हरी की फर्स्ट वैल्यू कितनी है 4, सेकेंड वैल्यू 7, थर्ड वैल्यू 10, फोर्थ 10, फिफ्थ 10 डिवाइड बाई कितना हो गया 5। ये कितना बन गया आपका 41 डिवाइड बाई 5, ये हो गया 8.2। तो मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि भाई किसकी एवरेज ज्यादा आई। एवरेज ज्यादा आई मैरी की, तो मैं कहूंगा मैरी की परफॉर्मेंस गुड है एज कंपेयर टू हरी। लेकिन ऐसा कहने से हरी नाराज हो गया, दोनों ही मेरे प्रिय स्टूडेंट्स हैं, तो हरी भी और मैरी दोनों मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अब मैंने जब ये स्टेटमेंट कहा कि जो मैरी है इज अ गुड स्टूडेंट एज कंपेयर टू हरी, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एवरेज बेटर है एज कंपेयर टू हरी, लेकिन इस केस में हरी क्या हो गया, नाराज हो गया। और हरी ने मुझसे कहा नहीं सर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है। मैंने कहा अच्छी है, तो हरी ने कहा सर ये मत अप्लाई करिए, आप दूसरा क्राइटेरिया अप्लाई करिए सेंटर टेंडेंसी का, और फिर बताइए कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने पहला सेंटर टेंडेंसी का क्राइटेरिया क्या देखा, मीन का। तो सबसे पहली फॉर्म आ गई ये मीन के अकॉर्डिंग टू मीन,
विच वन इज गुड, मैरी, तो मैरी का एक टिक हो गया, हरी का नहीं हुआ। तो अभी हम और क्राइटेरिया लेंगे, तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं, सो प्लीज मेक अ नोट। सबसे पहले हम वन बाय वन अलग अलग टाइप के केसेस लेके चलेंगे कि मीन यदि आपको इस टाइप से मिलता है, एक सीरीज मिलती है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको एक सीरीज मिली है क्या, कि मैरी के जो मार्क्स है इन 5 क्वेश्चंस में, वो क्या क्या मार्क्स है, एक में 10, एक में 8, एक में 9, एक में 8, एक में 7। ये क्या है, सीरीज है, आपको सीरीज ऑफ डाटा, जिसको आप क्या कहते हो, रा डाटा। तो जब आपको इस टाइप से डाटा दिया जाता है और आपको मीन निकालना है, तो सिंपली सबको ऐड करिए, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उससे आपका मीन निकल जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। अब हरी ने कहा कि सर आप दूसरा क्राइटेरिया यूज करिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम सेकंड क्राइटेरिया यूज करते हैं। सेकंड क्राइटेरिया का नाम क्या था, मीडियन। अब हम सेंट्रल टेंडेंसी की सेकंड टर्म्स की बात कर रहे हैं। सेकंड टर्म क्या है हमारी, मीडियन। अब उसने मीडियन को डिफाइन क्या करता है, सबसे पहले मीडियन क्या होती है, एक ऐसी वैल्यू होती है, मिड वैल्यू, जो किसी डाटा को 2 ग्रुप में डिवाइड कर देती है। मतलब ये कोई आपका ग्रुप से, ग्रुप ऑफ डाटा, ठीक है, या कह सकते हो रेंज ऑफ डाटा। सो मैं रेंज ऑफ डाटा कर देता हूं। तो मीडियन क्या चीज है, एक ऐसी टर्म होती है जो इसको डिवाइड कर देती है इनटू 2 ग्रुप्स में। और ग्रुप्स भी कैसे होते हैं, इक्वल। मतलब ये आपका ग्रुप ए है या ग्रुप 1, तो ये ग्रुप हो गया 2। तो मीडियन एक ऐसी टर्म होती है जो किसी भी डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, उसको क्या कहते हो, मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। मीडियन तभी निकलता है जब डाटा आपका अरेंज्ड होता है। इसका मतलब स्टेप 1 होता है अरेंज द डाटा। तो सबसे पहले हम मीडियन निकाल रहे हैं, तो इसका स्टेप 1 क्या होता है, अरेंज द डाटा। तो आपको सबसे पहले डाटा को क्या करना है, अरेंज करना है, अरेंज द डाटा। तो डाटा को आप अरेंज करिए। अरेंज करने के 2 रूल है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बिल्कुल ठीक है। या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, 2 ही ऑर्डर होते हैं। तो हम अपनी मर्जी से आप कोई भी यूज कर सकते हो, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। क्यों, क्योंकि वो डाटा क्या होते हैं, अरेंज डाटा होते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले मैनेज की बात करता हूँ। मैरी का डाटा सबसे पहले देखिए, इसको अरेंज करना है। सबसे मिनिमम क्या है, मैं असेंडिंग ऑर्डर में यूज करूँ। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें, 7, उसके बाद 8, उसके बाद फिर से 8 है, उसके बाद 9 और फिर 10। इतना समझ आ गया। अब कैसे इसको अरेंज करते हैं, सबसे पहले मैं दोनों के डाटा को अरेंज कर देता हूं, फिर हम सॉल्व करेंगे। अब किसकी बात कर रहा हूं मैं, हरी की। सबसे मिनिमम वैल्यू इसकी हरी की 4, फिर 7, फिर 10, फिर 10, फिर 10। इतना समझ आ गया आपको। तो सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट, आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ सबसे पहले आपने डाटा को अरेंज किया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप होता है स्टेप 2। आपको आपके जो डाटा है, कितने डाटा है, उन टर्म्स को काउंट करना है। यहाँ डाटा आपको पता है 5 क्वेश्चंस है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5। तो आपका सेकंड स्टेप क्या रहता है, याद रखिए स्टेप। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप याद रखिए। पहला स्टेप में डाटा को अरेंज करना है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है, काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स।
तो आपने जब टर्म्स को काउंट करी, यहाँ पे टर्म्स कितनी आई आपकी 5, क्योंकि क्वेश्चन 5 थी। अब आपको चेक करना है ये टर्म्स इवन है या ओड है, क्योंकि मीडियन दो टाइप से निकाला जाता है। नंबर ऑफ टर्म्स यदि इवन है तो अलग से टाइप से निकालते हैं, और ओड है तो सेकेंड टाइप से निकालते हैं। कैसे करते हैं? 5 क्या है आपका? ओड है, तो मैं दोनों के रूल बताऊंगा। सबसे पहले ओड का ही देते हैं, क्योंकि सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा कि हरी कह रहा था कि मैं गुड हूं, तो हम देख लेते हैं कि कैसे गुड है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? ओड। तो अब याद रखिए n क्या होते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 5। जब n आपका क्या आ जाए ओड हो, तो उसका मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? तो मीडियन आप निकाल सकते हो, जो n है उसमें 1 ऐड कर दो, n + 1 डिवाइड बाई 2 टर्म। जो इसको सोल्व करके टर्म आएगी ना, वो आपका आंसर होगा। जैसे अब यहां बात करते हैं, यहां 5 + 1 डिवाइड बाई 2 टर्म, तो 5 + 1 कितना हो गया? 6, 6 डिवाइड बाई 2 3। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं। तो थर्ड टर्म, थर्ड 3 मीडियन नहीं है, तीसरे नंबर की जो टर्म है वो मीडियन है। अब यहां देखिए तीसरे नंबर पे क्या है? यहां पर 8 है, यहां पे क्या है? 10 है। तो इसका मतलब मैरी का मीडियन कितना आया? 8, और हरी का मीडियन कितना आया? 10। तो हरी ने कहा सर देख लीजिए मीडियन, जो मिडिल वैल्यू थी वो किसकी सबसे ज्यादा आई है? मेरी ज्यादा आई है, हरी की ज्यादा आई है, तो इसलिए हरी क्या होगा? बेस्ट होगा। मैंने भी क्या कहा? बिल्कुल ठीक है, क्राइटेरिया बिल्कुल सेट बैठता है, तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या गुड है? हरी गुड है। लेकिन फिर मैरी नाराज हो गई, मैरी ने कहा नहीं सर ये तो गलत है, कि पहले तो मैं गुड थी, आप कह रहे हो अब हरी गुड है। तो हरी ने कहा सर ना मैरी की ना मेरी, आप क्या करो एक थर्ड क्राइटेरिया और निकालो, उससे चेक कर लेते हैं कि कौन इज बेटर है। मैरी वाला पहला क्राइटेरिया वो कट कर दो, अब जो ये क्राइटेरिया था ये भी कट कर दो, अब तीसरे क्राइटेरिया पे आ जाओ, जो जीत गया वो आपको क्या करना पड़ेगा? वो बेटर है, उसकी परफॉर्मेंस गुड है। तो मैंने कहा ठीक है वही क्राइटेरिया चेक करते हैं। तो सबसे पहले सेकंड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हरी क्या आ गया? स्कोर गुड, तो दोनों पे एक टिक आ गया, तो दोनों के टिक कट कर दो। अभी दोनों न्यूट्रल है, दोनों की परफॉर्मेंस इक्वल मानते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आई। सो प्लीज मेक अ नोट। क्यों? अब ये हम किसकी टर्म्स की बात कर रहे हैं? जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? ओड है। अभी मैं इसमें एक केस और भी लेके चलता हूं, फिर हम थर्ड क्राइटेरिया पे आएंगे। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। तो अब हम इसी का सेकंड केस लेते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्राइटेरिया पे नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था कि जब नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो मीडियन कैसे निकालते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो आपकी हमेशा ओड हो, तो मीडियन कैसे निकालेंगे? इसके लिए देखिए यहाँ पे पहले मेरे 5 डाटा थे, मैं एक डाटा को और मान लेता हूँ, ऐड कर देता हूँ इस डाटा में। सपोज करा मैं ऐड कर देता हूँ डाटा इज 15। अब काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ कितनी टर्म्स आ गई? 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 6, और 6 क्या है यहाँ पर? इवन है। तो जब n आपका क्या हो? इवन हो, तो मीडियन कैसे निकालते हैं? उसका रूल क्या है? इसको नोट करिए। तो मीडियन निकालने का रूल क्या है? जो n है उसको डिवाइड बाई 2 करिए, और वो टर्म, जैसे यहाँ पे क्या है 6 को 2 से डिवाइड करिए, तो क्या आएगा आंसर? 3। तो उसका थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं, प्लस उससे नेक्स्ट टर्म। तो थर्ड से नेक्स्ट टर्म कौन सी होती है? फोर्थ टर्म। तो मैं यहां लिख देता हूं प्लस नेक्स्ट टर्म, और डिवाइड बाई 2। ये होता है किसका फॉर्मूला? मीडियन निकालने का। कब? जब n क्या हो आपका? इवन हो। अब देखिए कैसे निकालते हैं, यहां करते हैं, अप्लाई करते हैं इस पे। यहां पे n कितना था? 6, तो 6 डिवाइड बाई 2 टर्म,
अब आपको दिखाई दे रहा है 6/2 कितना होता है 3, तो थर्ड से नेक्स्ट टर्म क्या हो गई फोर्थ, इसका मतलब फोर्थ टर्म डिवाइड बाय क्या 2। अब देखिए यहां पे थर्ड टर्म क्या है 8 प्लस उससे नेक्स्ट टर्म 8 से नेक्स्ट टर्म क्या है 9 और दोनों के डिवाइड में 2, तो 9 और 8 कितना हो गया 17/2, तो ये आंसर कितना आ गया आपका 8.5। तो इसमें मीडियन कितना आएगा आपका 8.5। तो इसलिए याद रखिए जब आपका n इवन है तो उसको डिवाइड बाय 2 करिए, बॉटम उससे नेक्स्ट टर्म दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा मीडियन। तो आपको आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। अब हमने एक सीरीज दी जाए डाटा की तो मीन भी निकालना सीख लिया और मीडियन भी सीख लिया। अब हम थर्ड टेंडेंसी की बात करेंगे। थर्ड टेंडेंसी इज व्हाट मोड। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। अब हम थर्ड क्राइटेरिया की बात करते हैं। थर्ड क्राइटेरिया का नेम क्या होता है मोड। बिल्कुल ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मोड। मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब होता है बेसिकली मॉडल वैल्यू। और मॉडल वैल्यू का मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अक्रिंग वैल्यू। मोस्ट फ्रीक्वेंटली अक्रिंग वैल्यू। इसका मतलब है जो वैल्यू बार बार रिपीट होती है। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार आती है। इसका मतलब कोई टर्म जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है उसको क्या कहते हैं मॉडल वैल्यू। इसका मतलब क्या है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो अब हरि ने क्या कहा कि सर थर्ड क्राइटेरिया यूज करिए, तो हम ये क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं। अब यहां देखते हैं, यहां पे 8 और 8 कितने टाइम्स आ रहा है 2, 7 1 टाइम्स है, 9 1 टाइम्स है, 10 1 टाइम्स है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो वैल्यू रिपीट हो रही है किसके केस में, मैरी के केस में, वो वैल्यू क्या है 8। तो हम बात कर रहे हैं किसकी मैरी की। तो जो फ्रीक्वेंटली अक्रिंग वैल्यू है फ्रीक्वेंटली अक्रिंग वैल्यू वो कितनी है 8। कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स। जबकि बात हम हरि की बात करते हैं, हरि की मोस्ट फ्रीक्वेंटली अक्रिंग वैल्यू कौन सी है 10। तो हरि की वैल्यू कितनी है 10। कितने टाइम्स आया 3 टाइम्स। तो वैल्यू 8 ज्यादा है 10 ज्यादा है 10। तो हरि ने कहा सर चेक कर सकते हो मेरी 10 जो है वो 3 टाइम्स आया, तो मेरी मॉडल वैल्यू कितनी है 10, जबकि मैरी की मॉडल वैल्यू कितनी है 8। तो इस क्राइटेरिया से कौन सेट बैठा, कौन पैटर्न है हरि। तो मैं एक टिक और कर देता हूं हरि पे। लेकिन अब इस प्रॉब्लम क्या रही, अब फिर से मैरी नाराज हो गई। सर ऐसे तो कुछ नहीं कह सकते आप कि मैं गुड नहीं हूं हरि बेटर है। क्यों, क्योंकि एक टाइम तो मैं भी तो बेटर आई हूं, एवरेज मेरा भी तो अच्छा आया था, एवरेज हरि से अच्छा आया था। तो यहां डाउट रह गया। तो इस टाइप से क्या पता चला कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो एक स्मॉल लेवल तक तो ठीक है कि परफॉर्मेंस क्राइटेरिया डिसाइड कर सकती है, लेकिन जब क्लोजली डाटा आ जाता है, जब परफॉर्मेंस वेरी क्लोज होती है, उस केस में सेंट्रल टेंडेंसी थोड़ी फेल हो जाती है। तो उस टाइप की मोर एक्यूरेट वैल्यू, मोर परफेक्ट वैल्यू, उस टाइप को डिफाइन करने के लिए ये मीन मीडियन मोड काफी नहीं है। इसके लिए कुछ और टर्म्स हमें रीड करनी होगी। तो अकॉर्डिंग टू 9th क्लास ये 3 ही टर्म रीड करोगे, लेकिन आप 10th लेवल पे जाओगे वहां पे भी अभी ये 3 वैल्यू है। लेकिन जैसे ही आप 11th लेवल पे जाओगे
वहां टर्म्स और भी आएगी, लाइक मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, और आप आगे जाओगे कोरिलेशन, रिलेशंस, बहुत सारी टर्म्स आएगी। इसका मतलब जो आपका ये डाउट है बेटर परफॉर्मेंस, एग्जैक्ट परफॉर्मेंस, वो विल बी क्लियर कहां पर होगी, आपकी हायर क्लासेस में। लेकिन अकॉर्डिंग टू 9th क्लास आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपके लेवल पे यही 3 ही है। लेकिन जो स्टूडेंट्स बीकॉम के लिए वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस और बेटर वे से निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड अवेलेबल है। आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो, सो प्लीज मेक अ नोट। Now I'm going to start the taking an example. अब आपने ये समझ लिया कि मीन, मीडियन, मोड कैसे निकाले जाते हैं, ये ठीक है। अब कि इन तीनों का यूज कहाँ पर होता है, क्या तीनों के तीनों एक ही जगह पे अप्लाई होते हैं, क्या तीनों के तीनों का यूज अलग अलग जगह होता है, कि कहाँ पे मीन अप्लाई किया जाए, कहाँ पे मीडियन अप्लाई किया जाए, कहाँ पे मोड अप्लाई किया जाए। अब माइंड में ये क्वेश्चन आया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेने जा रहा हूं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मीन कब निकाला जाता है, मीडियन कब निकाला जाता है और मोड कब निकाला जाता है, कहां पे उसका यूज किया जाता है। सो प्लीज बी रेडी एंड मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ लुक एट द बोर्ड, आई एम गोइंग टू टेक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल। एग्जांपल 15 है, एनसीईआरटी क्लास 9 से है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है। तो इस एग्जांपल को देखिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है। कहता है कि इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है जिसमें 5 एम्प्लॉयज काम करते हैं, ठीक है, एक स्मॉल स्केल फैक्ट्री है जिसमें 5 एम्प्लॉयज काम करते हैं। इसमें 1 सुपरवाइजर है और 4 लेबर्स है, एक सुपरवाइजर है और 4 लेबर्स है। द लेबर्स ड्रॉ अ सैलरी ऑफ 5000, मतलब लेबर की सैलरी 5000 है एंड द सुपरवाइजर की सैलरी कितनी है, 15000। और आपसे कहता है कि मीन निकालिए, मीडियन निकालिए और मोड निकालिए, ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब इसी क्वेश्चन से हमारा बहुत बेसिक टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। कैसे हो जाएगी, हम निकालते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा मीन। आपको मीन का फॉर्मूला पता है, देखिए मीन क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi डिवाइड बाई n। आई इज इक्वल टू कहां से कहां तक जाता है, 1 से लेकर n तक। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स देखिए, कितने एम्प्लॉइज है, 5, इसका मतलब हमारी टर्म्स कहां तक जाएगी, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक, डिवाइड बाई कितना हो गया, 5। इसका मतलब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो आप, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइड बाई 5। अब यहाँ पे हमारे फर्स्ट टर्म क्या है कि 4 लेबर है जिनकी सैलरी, सभी की सैलरी 5000 है, तो फर्स्ट की सैलरी कितनी आई, 5000। यहाँ कर देता हूँ थोड़ा सा, फर्स्ट की सैलरी 5000, सेकंड की सैलरी 5000, थर्ड की सैलरी 5000, फोर्थ की सैलरी 5000, फिफ्थ की सैलरी, सुपरवाइजर है तो इसकी सैलरी 15000। पांचों की सैलरी ऐड कर दी, डिवाइड बाय कितना आ गया, 5। सॉल्व करिए कितना हो गया ये, 20 और 15 35,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया आपका, 7000। इतना समझ आ गया। अब मैं यहां लिख देता हूं, मीन कितना आया हमारा, 7000। क्यों लिखा, आगे जाके मैं समझाऊंगा कि क्यों आएगा। तो पहला पार्ट क्लियर हुआ, मीन निकल गया। अब आपको मीडियन निकालना है, तो प्लीज मेक अ नोट। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, सेकेंड स्टेप क्या कर रहे हैं, मीडियन। मीडियन के लिए हमारे पास डाटा कौन कौन से हैं, सैलरी है 5000, 4 एम्प्लॉइज है ना जिनकी सैलरी 5000 है, आपने लिख दिया। और सुपरवाइजरी की सैलरी कितनी है, 15000। अब हम क्या निकालते हैं, मीडियन। मीडियन के लिए पहला स्टेप होता है अरेंज। ऑलरेडी अरेंज्ड,
डाटा पहले से अरेंज है, पहला स्टेप तो हो ही गया। सेकंड स्टेप क्या था, काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5 दिखाई दे रहा था। एम्प्लॉइज कितने हैं, 5, और 5 क्या है, ओड, और ओड के केस में मीडियन आपको पता ही है, क्या रूल होता है मीडियन निकालने का ओड के केस में, मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 2 टर्म। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5+1 डिवाइड बाई 2 टर्म। अब 5+1 कितना हो गया, 6, 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 3। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड टर्म की, थर्ड टर्म। अब थर्ड नंबर की देखिए क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड नंबर पे क्या है, 5000 है। इसका मतलब हमारा मीडियन कितना निकल गया, 5000। इतना समझ आ गया। इसी में हम थर्ड स्टेप भी कर लेते हैं, मोड। मोड आपको पता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटिंग वैल्यू, इसमें से दिखाई दे रहा है 5000 4 टाइम्स है। इसका मतलब नेचुरली मोड कितना हो गया, 5000 हो गया। इतना समझ आया आपको। अब ध्यान से देखिए कि हमें 3 डाटा मिले, कौन कौन से मिले, मीन मिला आपको 7000, मीडियन मिला आपको 5000 और मोड मिला आपको 5000, यही मिला आपको। अब ध्यान से देखिए कि तीनों टर्म क्या शो करती है कि 7000 है क्या चीज, कुछ दिखाई दे रहा है 7000 नहीं है। मतलब 7000 जो सैलरी है ये तो शो करती है, ना तो ये लेबर की सैलरी है ना ही ये सुपरवाइजरी की सैलरी है, क्योंकि सुपरवाइजर की सैलरी कितनी है, 15000। तो 7000 15000 में काफी गैप आ गया, इसका मतलब ये नहीं हो सकती। लेबर की बात करते हैं, वो 5000 है, वो 7000 हो गई, इसका मतलब इसमें भी गैप ज्यादा आ गया। इसका मतलब 7000 जो यहाँ पे मीन निकाला, ये मीन की इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि 7000 एक ऐसी वैल्यू है जो कोई भी सैलरी इंडिकेट नहीं कर रही, कुछ भी शो नहीं कर रही। तो इसका मतलब इस टाइप का जब डाटा दिया जाएगा तो इसमें मीन का कोई रोल नहीं है। देखने से पता चलता है क्यों, जब आपको ये वैल्यूज दी जाती है और वैल्यूज जो एक दूसरे से काफी दूर दूर हो, जैसे एक 5000 वाली वैल्यूज है और एक 15000, 10000 का इसमें गैप आ गया। जब वैल्यूज आपको डाटा आप जो है एक दूसरे से बहुत अलग अलग हो, दूर दूर हो, एक 5 है, एक 15 है, एक 25 है, एक 95 है, तो उस केस में मीन की इंपॉर्टेंस नहीं होती। उस केस में कभी भी मीन फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, तो क्योंकि मीन कोई परफॉर्मेंस डिसाइड नहीं कर पाता उस केस में, तो मीन उस केस में क्या हो जाता है, फेल। लेकिन सेकंड और थर्ड केस देखिए, मीडियन और मोड, 5000 5000 5000 क्या है, सैलरी है, किसकी सैलरी है, लेबर की। तो इसका मतलब ये लेबर की सैलरी को इंडिकेट कर रहा है, यस। इसका मतलब ये क्राइटेरिया बेस्ट है। तो जब आपकी वैल्यूज डिफर हो, काफी गैप हो, तो उस केस में मीन फेल हो जाता है, और मीडियन और मोड ये दो ही क्राइटेरिया बेस्ट मेथड होता है सेंटर टेंडेंसी का टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस और डिटरमाइन द रिजल्ट और द स्टेटस। आई होप को समझ आया होगा। इन्हीं लाइनों को मैं थोड़ा लिखवा देता हूँ, सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ मेक अ नोट, जो अभी बताया आपको वो प्लीज मेक अ नोट इसको अच्छे से, कि वीकनेस ऑफ द मीन, की वीकनेस क्या है मीन की, इफ द डाटा हैज ए फ्यू पॉइंट्स, की डाटा के पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हो विच आर वेरी फार अवे फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द अदर। जैसे हमारी पहली वैल्यू थी 5000 और फिर नेक्स्ट वैल्यू कितनी थी 15000, कितनी अलग अलग हो गई ना, कितना गैप हो गया इसमें। जब ऐसे पॉइंट्स हो जो एक दूसरे से काफी दूर दूर हो, then mean is not a good representative of the this data। तो mean की हेल्प से डाटा को रिप्रेजेंट करने का ये एक बेस्ट मेथड नहीं है। नोट करिए अगला सेकंड पॉइंट है, मीडियन एंड मोड आर नॉट अफेक्टेड, ये अफेक्ट नहीं होते बाय द एक्सट्रीम वैल्यू प्रेजेंट इन द डाटा। यदि डाटा में बहुत ज्यादा वैल्यू का गैप है तो उस केस में मीडियन और मोड अफेक्टेड नहीं होते, मीन अफेक्टेड होता है ओनली।
दे गिव अ बेटर एस्टिमेट ऑफ द एवरेज। एवरेज का मतलब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं इन सच अ सिचुएशन। तो सेंट्रल टेंडेंसी में जब डाटा पॉइंट्स में डिफरेंस ज्यादा हो जाता है तो उस केस में बेस्ट मेथड होता है मीडियन या मोड, और मीन कभी भी एक गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डाटा नहीं होता। तो इस पॉइंट को प्लीज मेक अ नोट इन योर फेयर नोटबुक। Now I'm going to start the exercise question. Exercise 14.4 class 9th के start करते हैं। The following numbers of the goals was scored by a team in a series of 10 match. तो 10 मैच की सीरीज में कितने गोल स्कोर किए गए 10 मैचेस में? तो फर्स्ट मैच में 2 स्कोर गोल्स, सेकंड मैच में 3 गोल्स। आपको फाइंड क्या करना है, मीन मीडियन मोड। कितना इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। तो डू स्टार्ट में सब स्टार्ट करिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। स्टार्ट करिए मीन। मीन का फॉर्मूला आपको पता है, जितनी बार लिखोगे उतना बेटर है आपके लिए। यहाँ देखिए कितने मैच हैं, 10। तो i = 1 से लेकर 10 डिवाइडेड बाई 10। फिर आप इसको x1 + x2 सारे ना लिख के इसको डैश 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 करके लास्ट की टर्म लिख दीजिए 10 डिवाइड बाई 10। अब इसको सोल्व करिए। फर्स्ट मैच कितना था आपका, 2 + 3 5 + 4 9 + 5 14 + 0 14 + 1 15 + 3 18 + 3 21 + 4 27 + 3 30। दोबारा करके देख लीजिए। 4 और 3 7 और 3 10 13 14 और 19 23 और 26 28 और 28 डिवाइडेड बाई 10। तो 2.8 ये आपका क्या आ गया, मीन। दूसरा मोड निकाल लेते हैं। सबसे पहले इजी है, मोड में पता है कि कौन सी वैल्यू रिपीट होती है। तो सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं। मैं यहाँ पे ना करके इसको यहाँ करता हूँ। मोड पे क्या बनाइए, जब भी आपको मोड निकालना हो तो एक टेबल बना लीजिए, उससे बेटर वे से निकल जाता है। यहाँ पे तो अपनी वैल्यूज लिखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स लिखिए। जैसे मिनिमम वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी है, 0। 0 कितनी बार आया, ओनली 1 टाइम्स। उसके बाद 1 कितने टाइम्स आया, एक ही टाइम से। फिर 2 भी कितने टाइम से, एक ही टाइम से। 3 कितने टाइम से, 1 2 3 4। 3 कितने टाइम से, 4 टाइम्स। 3 के बाद क्या है, 4 कितने टाइम से, 1 2। इसके बाद 5 कितने टाइम से, एक बार। इसका मतलब मैक्सिमम कौन सी टर्म रिपीट हो रही है, 3। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 3 कितने टाइम्स आया, 4। इसका मतलब आपका मोड कितना आ गया, 3। क्योंकि जोन सी वैल्यू मोस्ट रिपीटेड होगी वही क्या होता है आपका मोड। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3। सो प्लीज मेक अ नोट। थर्ड स्टेप करते हैं मीडियन। अब स्टार्ट करिए मीडियन। मीडियन के लिए क्या करना होता है, अरेंज। पहले इसको अरेंज करिए। सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो 4 टाइम्स है। 3 3 3 3। इसके बाद 4 4 और 5। काउंट करके देख लीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 मैच थे। सेकेंड स्टेप क्या था, n। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10। और 10 क्या है आपकी, इवन। और इवन के केस में आपको मीडियन पता ही है, क्या करते थे, 10 का हाफ 10/2 टर्म प्लस उससे नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2। 10/2 क्या हो गया, 5th टर्म प्लस में 6th टर्म डिवाइड बाई 2। 1 2 3 4 5 6। तो 5th भी 3 है और 6th भी 3 है।
डिवाइड बाई 2, 6/2 कितना आ गया 3। तो मीडियन कितना आ गया, कितना इजी क्वेश्चन था, प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 15 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया, तो मार्क्स पता है आपको आउट ऑफ 100 है, ये उनके मार्क्स है। और आपसे कहा कि क्या निकालना है, मीन मीडियन मोड। कितना इजी क्वेश्चन है, कोई सेम स्टेप है, आपको रिपीट भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हो। यस बिल्कुल ठीक है, स्टार्ट कर दो, मेरे साथ करना। समेशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू 1 से कितने में स्टूडेंट्स है 15, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, क्योंकि 15 स्टूडेंट्स है, सबको ऐड करना है। ऐड कर दो, 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 46 प्लस 62 प्लस 54 प्लस 40 प्लस 96 प्लस 52 प्लस 98 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 52 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 15। तो आप इसको डायरेक्टली ऐड करोगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 822। इसको ऐड करने से 822 आएगा, डिवाइड बाई 15 और 15 को कट कर दोगे ये आपका आ जाएगा 54.8। ये आपका आंसर आ गया। सेकंड स्टेप क्या था, मीडियन। मीडियन के लिए पहले आपको अरेंज करना होगा। अरेंज स्टार्ट करिए, सबसे मिनिमम नंबर देखिए, इसमें सबसे मिनिमम नंबर 3 की लाइन में स्टार्ट होता है 39, उसके बाद 39 के बाद 40, 40 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, उसके बाद 42 नहीं सॉरी 41, फिर 42, 42 भी एक टाइम्स है, 42 के बाद कितना आ गया 4 की लाइन में आपका 48, 5 की लाइन पे है 52, 2 बार है 52, 52 नहीं 3 बार है 52, उसके बाद 55 की लाइन में 54, फिर 5 की लाइन में नहीं है, 6 की लाइन में स्टार्ट कर दो। सॉरी यहाँ पे 46 भी था, यहाँ 46 नहीं लिखा, 46 भी है, 60 के बाद 6 की लाइन में 62 भी है, फिर 6 की लाइन में और नहीं है, 7 की लाइन में देखिए 7 की में नहीं है कोई, 8 की में देखिए लाइन 8 की में 8 में भी नहीं है, 9 में देखिए 98, यही वैल्यू हुई। काउंट करके देखिए पूरे हुए नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इट मीन्स एक मिसिंग है। अब वो मिसिंग क्या है उसको ध्यान दीजिए पर। यस काउंट क्या हो गया, आपने 96 और 98 दो नंबर थे ना, हमने 96 नहीं लिखा, 96 और 93, इतना क्लियर है। अब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है n, 15, और 15 का मतलब क्या है और ओड निकालने का तो सिंपल सा रूल है ना कि n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टर्म, इसी टर्म को क्या कहते हैं हम, मिडिल कहते हैं। तो n कितना है 15 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 15 और 1 16 डिवाइड बाई 2, कौन सी टर्म हो गई 8th टर्म। अब 8th नंबर पे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब मीडियन कितना आ गया आपका 52। आई होप आपको समझ आया होगा। मोड भी आपको पता है निकालना कैसे है, तो वैल्यू रिपीट हो रही है, यही दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा वैल्यू रिपीट क्या हो रही है 52 52 52, ये 3 बार आ रहा है 52, तो नेचुरली मोड भी कितना आएगा 52 ही आएगा। तो मोड भी 52 आ गया आपका, मीडियन भी 52 ही है, और मीन आपका निकल गया कितना 54.8। इजी था, मोड को सर्च करना है, रिपीटेशन वैल्यू देख लो, सबसे ज्यादा जो उनसे रिपीट हो रही है वही आपका मोड। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये डाटा जो दिया गया है वो अरेंज्ड है ऑलरेडी, आपको अरेंज करने की देयर इज नो नीड। अब कहते हैं इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज, इसका मतलब क्वेश्चन में मीडियन दे दिया आपको, जो दे दिया है इसका मतलब उसी का यूज करना है आपको। इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है,
मीडियन इज कितना दिया हुआ है 63। इसका मतलब आपको मीडियन का कॉन्सेप्ट यूज करना है, डाटा को अरेंज करना होता है, पहले से ही डाटा अरेंज है। उसके बाद क्या देखना होता है नंबर ऑफ टर्म्स। पहले यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है आपकी इवन है। और इवन में मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जो n होता है n/2 टर्म प्लस उससे नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2। अब दिखाई दे रहा है 10/2 कितना होता है फिफ्थ टर्म प्लस में फिर से नेक्स्ट क्या होगा 6 डिवाइड बाई 2। अब फिफ्थ टर्म देखिए क्या है, फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म है x प्लस सिक्स टर्म क्या है आपकी x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सोल्व करना है, पुट करिए। मीडियन की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 63। इसको यहां लिखा हूं मैं, मीडियन कितना दिया हुआ है आपको 63 इज इक्वल टू x और x कितना बन गया 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई कितना है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 6 2 12, ये कितना हो गया 2x प्लस 2। 2 को लेफ्ट साइड में मूव करिए 126 माइनस 2 किसके इक्वल आ गया 2x। ये कितना हो गया 124 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 124 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 62। तो आपसे पूछा था व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ x, तो आंसर कितना आ गया 62, ये आपका आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आपको जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग चलते रहिए, वैल्यूज को पुट करते रहिए, आपका आंसर सॉल्व होगा। कितना इजी क्वेश्चन था, प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मोड। अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, मोड फाइंड आउट करना है, वैल्यूज को अरेंज कर लो। सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको इसमें से 14। 14 कितने टाइम्स है 1 2 3 4, तो 14 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स। उसके बाद 14 के बाद 18 दिखाई दे रही है आपको वैल्यू 1 2 3। फिर उसके बाद 18 के बाद क्या दिखाई दे 22 वन टाइम है। 23 ये कितने टाइम है 1 टाइम है। 17 भी है यहाँ पे, तो 17 कितने टाइम्स आया 1 टाइम। 23 के बाद कितना आया आपका 25 1 टाइम ये भी। फिर 28 ये भी कितने टाइम्स हैं 1 टाइम, ये काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 और 3 5 और 3 8 9 10 11 12। इजी है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी दिखाई दे रही है आपको 18 नहीं सॉरी 14। 14 कितने टाइम्स आया 4 टाइम्स, तो आपका आंसर मोड कितना आ गया, ये आपका आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था, प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीन। आपको मीन निकालना है, लेकिन प्रॉब्लम मीन की यहाँ पे क्या है सैलरी ऑफ द 60 वर्कर्स। यहाँ पे 2 कॉलम में गिवन है। आपको पता है एक डाटा हमारा रॉ डाटा होता है जो डिस्कस कर चुके हैं, फिर डाटा को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये टेबल किसकी दी हुई है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो आपको दिखाई दे रहा है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जब क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी जाती है, इसका मतलब पहली टेबल क्या होती है आपकी xi होती है, और दूसरी टेबल क्या होती है आपकी fi। तो जब आपको मीन निकालना हो x हो f दे रखा हो तो कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको एक थर्ड कॉलम भी बनाना पड़ता है, और थर्ड कॉलम क्या होता है दोनों की मल्टीप्लिकेशन का। इसका मतलब xi और fi। तो जब भी आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है और आपसे कहते हैं मीन निकालो, तो एक थर्ड कॉलम बनाइए जिसको दोनों को मल्टीप्लाई करिए। आप देखिए 3 × 16 कितना बन गया ये आपका 48,000,
और याद रखिए मीन के कोई भी कैलकुलेशन बड़ी होती है तो डिजिट के नीचे डिजिट लिखोगे तो सोल्व करना और बहुत इजी हो जाएगा, अदरवाइज टफ हो जाएगा। 16 इंटू 3 कितना होगा 48, तो 48 ट्रिपल 0। उसके बाद 12 4 जा 48, 10 5 जा 50, 6 8 जा 48, 7 6 जा 42, 8 4 जा 32, 9 3 जा 27, सॉरी 10,000 इंटू 1 10,000। अब देखिए ऐड करना कितना इजी हो गया, तीनों जीरो है, 0 0 0, 7 और 2 9 11 19 27 और 35 कैरी 3 4 6 और 9 13 17 22 26 30। प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नोट कर लिया आपने। अब देखिए मीन का फॉर्मूला क्या था, हम उसी फॉर्मूले में इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। देखिए मीन का फॉर्मूला था x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन। वहां पे देखिए यहाँ पे एक्स आई था, सिर्फ वहां पे एक सीरीज थी, लेकिन यहाँ पे एक्स आई भी है और एफ आई भी है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई करी तो सीरीज क्या बन गई, एक्स आई एफ आई। तो अब यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा ये एक्स आई की जगह क्या हो जाएगा, एक्स आई एफ आई का मल्टीप्लाई और उसका सम। इसका मतलब आपको ये वैल्यू मिल गई 305000। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ दिखाई दे रही है कि 3060 टाइम्स है, तो ये टाइम्स क्या इंडिकेट करती है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये n है आपका, तो n यहाँ पे क्या है 60। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, f5 का टोटल, क्योंकि अपनी ये फ्रीक्वेंसी है, इसका टोटल करना ही क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होती है। तो ये डिवाइड में क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ f5। तो f5 यहाँ पे कितना हो गया 60। आई होप आपको समझ आया होगा। तो फॉर्मूला यही लगेगा, सिर्फ xi fi आ जाएगा और n की जगह क्या हो जाएगा fi का टर्म्स, क्योंकि ये हाँ n नंबर ऑफ टर्म्स थी, यहाँ fi क्या शो करती है, नंबर ऑफ टर्म्स ही सब शो करती है। अब इसको सोल्व करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करके पॉइंटों में कट कर लो इसको। 0 से तो 0 कट जाएगी, 6 पे कट कर दो तो 6 5 30, 6 0 0, 6 8 48, 20, 6 3 18, 20 और 6 3 18। तो आपका आंसर आ जाएगा 5083.3 की आंसर। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ द सिचुएशन इन विच, आपको एक एग्जांपल देना है ऐसी सिचुएशन जिसमें मीन इज एप्रोप्रिएट मेजर हो फॉर सेंटर टेंडेंसी, और सेकंड मीन इज नॉट बट मीडियन इज एप्रोप्रिएट। आपको पहले ही मैं एग्जांपल दे चुका था, क्वेश्चन एग्जांपल 15 यही एग्जांपल दिया कि जब वैल्यू क्लोजली रिलेटेड हो तो वैल्यूज एक दूसरे से अलग ना हो, गैप कम हो, तो मीन एप्रोप्रिएट होता है। और जब गैप ज्यादा हो, एक वैल्यू दूसरी वैल्यूज पे काफी डिफरेंस में हो, तो वो उस केस में क्या मेथड अप्लाई होता है, मीडियन एंड मोड, क्योंकि वो गैप से अफेक्टेड नहीं होते। तो मैंने मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 12 स्टूडेंट्स लिखे। अब देखो कोई 48, 59, 46, 52, 99। अब देखो 48 और 99 में कितना डिफरेंस आ गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पर मीन निकालना कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मीन एक सेंटर टेंडेंसी का बेटर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वैल्यूज में फ्लक्चुएशन ज्यादा है। सेकेंड एग्जांपल देखिए जहाँ पे मीन एप्रोप्रिएट है। हाइट ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, अब फैमिली मेंबर की हाइट्स देखिए कितनी है 154.162, तो दिखाई कितना दे रहा है 154 मिनिमम दिखाई दे रहा है और 163। इसका मतलब मैक्सिमम गैप कितना दिखाई दे रहा है आपको 9 का, जबकि यहाँ गैप देखते हो, यहाँ गैप कितना दिखाई दे रहा है, मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी 42 है और ये 99, अप्रोक्सीमेट कितना हो गया 57। तो देखो यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है और डिफरेंस यहाँ कम है। इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में जब वैल्यू एक दूसरे से वेरी ना करे तो मीन एप्रोप्रिएट है, जब दूर हो जाए तो उस केस में मीडियन या मोड एप्रोप्रिएट है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। सो अब हमने क्या करा, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली 14.3 और सेंटर टेंडेंसी को भी वेरी डिटेल में बिल्कुल आराम से समझा। आई होप आपने एंजॉय किया होगा कंप्लीट वीडियो को। यदि वीडियो आपको रियली में अच्छी लगी
और आपको लगता है कि ये वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल है और ऐसे ही मुझे नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए, तो प्लीज डू कमेंट ऑन माय चैनल और अपनी डिमांड, अपना जो सजेशन है वो मुझे दीजिए। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपका लाइक और शेयर मेरी इस वीडियो को डिफरेंट पीपल तक पहुंचा सकता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल अभी कांटेक्ट में नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक मेरी वीडियो एक्सप्रेस नहीं होगी और लिमिटेड लोगों के पास ही जाएगी। तो यदि आपको अच्छी लगी तो ही शेयर कीजिएगा, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। I hope you will enjoy the video और continuously enjoy करते रहेंगे with my channel. So thank you once again for watching my video from starting to the end. We will meet very soon. Take the new lecture on the next part.